चलो तो फिर हमारा जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? बैगा। ठीक है, प्यार से लोग मुझे बोलते भी हैं उसको, खासकर घनश्याम सर मेरे को हमेशा बैगा ही बोलते रहते हैं। पता नहीं उनमें ऐसा, मुझे मेरे अंदर ऐसी क्या चमत्कारिक शक्ति दिखती है, तो वो मुझे क्या कहते रहते हैं? बैगा। ठीक है, तो तुम लोग को भी अगर किसी दिन लगे कि तुम लोग को सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, टाइफाइड हो गया है, पीलिया हो गया है, बड़े बड़े कुछ ऐसे सपने आते हैं बुरे बुरे, तो एक नारियल, दो नींबू और एक छोटा सा वाला चेपटी, है ना, वो लेके कहाँ आ जाना, मेरे पास आ जाना, सारा भूत ऊत सब निकल के आएगा बाहर। ठीक है, तुम लोग को टाइफाइड हुआ है ये सिर्फ डॉक्टर बता सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि टाइफाइड तुम लोग को किसके कारण हुआ है। ये बैगा है। ये क्या है? बैगा। तो प्रिमिटिव ट्राइब्स में या पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप में एक और ग्रुप आता है जिसको हम क्या कहते हैं? बैगा ट्राइब्स कहते हैं। वो तस्वीर नहीं है जिसमें मैं कुछ बैगा बच्चों के साथ में केले बांटते हुए उनके साथ में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा था। वो जबरदस्ती के ठसन मारने के लिए खिंचाया था फोटो मैंने, ताकि आप लोग को दिखा सकूं उसको। वो फोटो खोज के ना आज ग्रुप में डालूंगा मैं। ठीक है, हम लोग गए हुए थे, मैं हम हर बैच को हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों पे घुमाने ले चलें। तो हम लोग चिल्फी गए हुए थे, तो चिल्फी में बैगा जनजातियों का संकेंद्रण है उस क्षेत्र पे, जो आपका चिल्फी का वहाँ पे वो भी रिजॉर्ट भी है वहाँ पे। रिजॉर्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, हम लोग कवर्धा गए थे तो। हाँ हाँ, सरोदा दादर। ठीक है, तो सरोदा दादर रिजॉर्ट के अब उसके ऊपर का जो हिल स्टेशन है जहां से पूरे मैकाल की श्रेणियां दिखती है, तो उसके पहले पूरा जो बस्ती है वो बैगा लोगों की बस्ती है। किसकी है? बैगा लोगों की। तो वो पूरा जो क्षेत्र है कबीर धाम, फिर उधर थोड़ा सा राजनांदगांव कुछ पार्ट पड़ता है, फिर वो डिंडौरी तक पूरा लंबा चलता है मध्य प्रदेश तक। तो मध्य प्रदेश के एक से सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक बैगा जनजाति है, जिसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में भी उसका एक कुछ क्षेत्र जो है बहुत प्रभावशील क्षेत्र है। बैगा जनजाति की सबसे खास बात यह है कि ईसाई मिशनरियों ने इनके प्रभाव, मतलब ईसाई मिशनरियों ने इनके क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया, लेकिन ईसाई मिशनरियों को इन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र से क्या रख दिया? दूर रखा, क्योंकि अपने मूल व्यवस्थाओं के ढांचे में वो किसी को लाना नहीं चाहते। बैगा को बैगा जनजाति कहने के पीछे का बहुत सारा कारण है, उसको हम उनकी उत्पत्ति और परिचय के विषय में देखते हुए चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इनको हम क्या मानते हैं? आयुर्वेदिक जो या कुछ मंत्रों के साथ में उपचार करने का हम क्या मानते हैं? जनक मानते हैं बैगा जनजाति। इसकी विशेष परंपराएं हैं। ठीक है, तो जैसे पीछे चित्र में देख रहे हो कितनी खूबसूरत सी बैगा जनजाति की महिला है, युवती है। ठीक है, और ये हमारी दाई माँ है जो बैगा जनजाति की है। तो इन्हीं के विषय में आज हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं। बैगा अर्थात पुरोहित। ठीक है, और इन्हें गोंड जनजाति का पुरोहित भी कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे जो लंबे लंबे रेशमी जुल्फों के साथ में जो दिख रहा है ना भाई, वो हमारा बैगा है। ठीक है, इनको हम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप से के नाम से भी इस जनजाति को जाना जाता है। बैगा सामान्यतः मध्यम कद काठी के होते हैं, श्याम वर्णी होते हैं। ठीक है, श्याम वर्णी मतलब समझते हो? सांवला। ठीक है ना, वो गाना भी तुम लोग गाते हो ना कृष्ण के लिए, है ना, सांवली सूरत पे मोहन, ऐसा वाला। ठीक है, तो वैसे ही सांवला सूरत होता है। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे को देख लो, है ना। तो चपटी नाक मेरा नहीं है, मोटे होंठ मेरा भी ऐसा भी नहीं है, और गठित शरीर होता है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके के कायाकल्प वाले जो हैं क्या, वो बैगा जनजाति में आते हैं। ठीक है, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं ना, वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन तुम लोग को मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था बाद में। इसको हम लोग बोलते हैं मानव शास्त्रीय अध्ययन। क्या बोलते हैं? मानव शास्त्रीय अध्ययन या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, जनजाति जो है वह एंथ्रोपोलॉजी के लिए सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें मानव के जीन से लेके उसके जीनोम तक आने तक, या उसके फिर पूरी उसकी शारीरिक संरचना से लेकर उसके फिर सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन तक, सारा पहलू किस में आ जाता है? मानव शास्त्रीय अध्ययन में आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, यह जनजाति कहाँ रहती है? वन प्रांतों में ऊंचे स्थानों पर मकान बनाती है। जैसे मैं चिल्फी का एरिया बताया आप लोग को, वहां पर पूरा एक जो पूरा क्षेत्र है, एक जो बस्ती पूरी है, वो बैगाओं की बस्ती है। छोटे छोटे बच्चे आसपास खेलते रहते हैं, बढ़िया। वहां पे जब आप चिल्फी जाओगे और मैकाल का जो हिल टॉप देखने जाओगे ना, आसपास का पूरा ऐसा नजारा देखने जाओगे, तो उसके जो पहले बस्ती है, जिस बस्ती से गुजर के आप जाओगे ना, वो पूरी बैगाओं की बस्ती है वहां पे। ठीक, भाषा की दृष्टि से इनमें एक रूपता नहीं है, कहीं कहीं भी थोड़ा सा
गोंडी का प्रभाव देखने को मिलता है और समानता, लेकिन ये लोग छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति के विषय में क्या बातें होती हैं, कैसी किंवदंतियां हैं, या इनके इसके विषय में कौन चर्चा करते हैं? दो यहाँ पे मानव शास्त्री और इस क्षेत्र पे अध्ययन करने वाले कुछ अधिकारियों का नाम आता है। एक का नाम है रसल और दूसरे का नाम है गियर्सन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऊपर मात्रा आएगा। ठीक है, गियर्सन। ठीक है, रसेल और गियर्सन। तो रसेल ने भी इस क्षेत्र में, मैंने इस क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रांत, जिसको हम लोग तत्कालीन समय पर सेंट्रल प्रोविंसेस एट बरार बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, या सीपी एंड बरार ऐसा कहते थे। तो रसेल ने सीपी एंड बरार और गियर्सन ने इस क्षेत्र में बैगा और साथ साथ में दक्षिण क्षेत्र में माड़िया मुरिया पर क्या किया है, अपना रिसर्च किया है और पूरी किताबें लिखी हैं इन्होंने। 19वीं शताब्दी का जो दशकीय जो पीरियड जो चल रहा था, जिसमें लगभग हम लोग मान के चलें कि 1900 से 1910 वगैरह के आसपास तक का इन जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने किया जनजातियों को लेके, वो उल्लेखनीय है। रसेल की भी किताब जो है वो 4 पार्ट में लगभग है, जिसमें अलग अलग हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां, हर जनजातियों के विषय में उसमें क्या मिलेगा, आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, उसका हिंदी रूपांतरण भी, जैसे बेरियर एल्विन की मुरियन देयर घोटुल, वो ओरिजिनल इंग्लिश में है, लेकिन उसका हिंदी का रूपांतरण भी है, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, उसका हिंदी कौन सा पब्लिकेशन, कमल पब्लिकेशन या हिंदी भाषा पब्लिकेशन समथिंग, उसको जो है ना उसकी हिंदी का ट्रांसलेशन भी छापता है, अगर पढ़ना चाहोगे तो। और अगर देखना है किसी को किसी दिन, तो मैं एक दिन अब ले आऊंगा, मेरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है वो, मेरे पास ये सारी किताबें हैं, है ना, गजेटियर वगैरह सब मिलेगा मेरे पास में, क्योंकि रिसर्च का काम था मेरा, तो ये सारी किताबें मेरे पास में है पूरा एज इट इज, जिसमें क्या क्या लिखा है बेरियर एल्विन ने, गियर्सन ने, रसेल ने। तो रसेल इसमें क्या बोलता है समझना, और गियर्सन क्या बोलते हैं, क्योंकि पढ़ के बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि ये ध्यान में रखना कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो एज इट इज समझना भी पड़ता है। जनजाति भूमिया का पृथक समूह है। कौन सी जनजाति? बैगा, है ना। भूमिया और भूइया जो जनजाति है उसका एक पृथक समूह है, वहां से अलग हुआ है, ये कहता है। इनकी उत्पत्ति के बारे में किंवदंती, अब किंवदंती फिर से वही आ गया, है ना कहीं से तो हम बताएंगे ना। जैसे मान लीजिए मेरी उत्पत्ति के विषय में अगर चर्चा कर रहा हूं कि आशीष कुमेटी कहां से आया, तो आशीष कुमेटी के विषय में भी कुछ ना किंवदंती अपन देंगे ना, कि सिंस 1991 में कांकेर के गड़िया पहाड़ के नीचे पैदा हुआ था, ऐसा करके टाइप का ऐसी बताएंगे ना, कि ये कोमल देव हॉस्पिटल में किलकारी गूंजी थी, है ना, वो महान नायक बना, 5-6 पत्थरों को जमा के जिसने क्या किया, दूध नदी के किनारे इकट्ठा किया, वो आज के डेट में गड़िया पहाड़ के नाम से जाना जाता है ना। तो ये क्या है, ये किंवदंतियां हैं। हंसी आई ना, हास्यप्रद लगा ना ये चीज, लेकिन क्या अब सत्यता है कि नहीं, किन्हीं सत्य के करीब है। हालांकि गड़िया पहाड़ बनाने में मेरा कोई श्रेय नहीं है, कोई योगदान नहीं है। ठीक है, घूमने भरे जाता हूँ। तो ये क्या है, आपकी किंवदंतियों की तरह ये दिखता है। जैसे किंवदंती दंतेश्वरी मंदिर को लेके भी चलती है, कि राजा अन्नम देव के साथ में जो देवी थी वो लगातार उनके पीछे पीछे आ रही थी, और पीछे मुड़कर ना देखने वाली एक कहानी है, किंवदंती है। लेकिन उसको क्या है, उसकी मान्यताओं को जोड़ने का एक बड़ा क्या मिलता है हमको, माध्यम मिलता है, एक कड़ी है, एक चेन है। तो ऐसी किंवदंती यहाँ पर क्या कहा जाता है, कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय 2 व्यक्तियों की रचना की, जो पृथ्वी पर प्रथम मानव थे। ठीक है, पृथ्वी पर क्या थे, प्रथम मानव। किसने रचना की है, सृष्टि की रचनाकार हम किसको मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं। तो अब किंवदंती क्या, 2 व्यक्तियों की रचना। 2 व्यक्ति कौन थे, एक था गोंड और दूसरा था नंगा बैगा। ठीक है, पहला कौन था, गोंड, एक मैं और दूसरा नंगा बैगा। ठीक है, ब्रह्मा ने गोंड को हल दिया, वह खेती करने चला गया। कहां चला गया, मैं खेती करने, वी आर द फार्मर्स। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर पे हम लोग ज्यादा क्या है, हम लोग ऑर्गेनिक लोग हैं हम लोग। ठीक है, और बैगा को क्या दिया, कुल्हाड़ी दिया, वह वन काटने चला गया। कहां चला गया, वन काटने चला गया। नंगा बैगा के वंशज क्या कहलाते हैं, बैगा कहलाए। छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में बैगा सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक है, गोंड जिसको हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानते हैं, है ना, पहली जनजाति के रूप में जानते हैं, उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी सबसे प्राचीन जनजाति अगर कोई है, सबसे पुरानी जनजाति अगर कोई है, तो कौन सी है, बैगा। तो इस तरीके से क्या है, एक किंवदंती सेट की गई है कि किस तरीके से बैगा जनजाति का उद्भव या उसकी उत्पत्ति हुई। ऐसी कोई ना कोई कहानी आपको हर जनजाति के लिए मिलेगा, है ना।
चाहे कोरकू के लिए हो जाए, नगेशिया के लिए हो जाए, है ना, चाहे हलवा के लिए हो जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ क्या है किंवदंतियां बनी हुई हैं, और हम सब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान रखना कि हो सकता है, क्योंकि आधुनिक समाज है, कई तरीके के नए नए समाज शास्त्री आ गए हैं, सबका सामाजिक अध्ययन अलग अलग है ना। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग के दिमाग में आएगा, सर ऐसा पढ़ा दिए थे, किताब में ये लिखा। हम पढ़ने के लिए, मात्र परीक्षा को निकालने के लिए ऐसी सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका अगर किसी सत्यता के साथ में साक्ष्य नहीं भी है या उसकी प्रामाणिकता नहीं भी है, तो भी हमको इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना है, क्योंकि तत्काल तो नहीं बदल सकता ना सिलेबस, है ना, तत्काल तो व्यवस्था नहीं बदल सकती। बाद में जो प्रमाण आएंगे, जो हमको पता चलेगा और कि बैगा की उत्पत्ति और सिद्धांत क्या क्या थे, तो हम और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। यही क्या होता है, अध्ययन का एक दृष्टिकोण होता है, ताकि हम उसको बढ़ाते हुए चले, ये शोध की प्रक्रिया में आता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें क्या कहा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, दो व्यक्तियों का निर्माण किया, एक गोंड था, दूसरा नंगा बैगा था, और नंगा बैगा जो था उसी के वंशज क्या कहलाते हैं, बैगा कहलाते हैं। ये किंवदंती समझ में आई? आई कि नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर एकदम, है ना? आगे बढ़े, चलो। बैगा जनजाति के प्रमुख रूप से उसका संकेंद्रण कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैकाल का जो ये क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट जो क्षेत्र है मैकाल पर्वत श्रृंखला श्रेणी का जो क्षेत्र है, और वो पूरा आप देख सकते हो कहाँ तक जा रहा है ना, कोरबा वगैरह ऐसा होते हुए पूरा ये आपका राजनांदगांव, कवर्धा, ये पूरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है? कवर्धा, जिसको हम लोग कबीरधाम के नाम से जानते हैं, एक ये जिला, बिलासपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई इस क्षेत्र में, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और कोरिया जिले के, है ना, कोरबा बोल गया था सॉरी, है ना, कोरिया जिले के क्षेत्रों में ये क्या करती हैं, ये जनजातियां निवास करती है, ठीक है। कौन कौन से जिलों में? ये जिला आप लोग नोट करके रख लो, बुक में भी है और ये स्लाइड भी मिलेगा, उसके बावजूद भी ये ध्यान में रखना, कवर्धा, बिलासपुर, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, है ना, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया, ठीक है। ये जितने बड़े बड़े वाले जो ये जिले हैं ना, जैसे इसको ना KCG ऐसा पढ़ता हूं मैं, ऐसा बना के, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के लिए GPM पढ़ता हूं, और चिरमिरी के लिए MCB, ऐसा। तो ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद रखना जिलों का नाम, ठीक है। अब इतना लंबा जिला तो ठीक बात नहीं है ना, अब वो तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा महत्वाकांक्षी पहल था कि जिला बनाना है ऐसा करके, तो इतना बड़ा बड़ा जिला बना दिए, तो नाम छोटा छोटा कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। GPM, MCB और KCG, ठीक है। तो ये याद रखना, उस गलती से KGF AGF मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कहाँ कहाँ है? और ये ध्यान में रखना, ये मैकाल पर्वत श्रेणी वाला ये श्रृंखला जो दिखता है, ये हमको यहाँ से बढ़ना है आगे, तो यही फिर चिल्फी से होते हुए फिर कहाँ निकलता है, मध्य प्रदेश, फिर डिंडौरी होते हुए ऐसा एक और बेल्ट बनता है, कि इसमें मध्य प्रदेश में कंप्लीटली, तो मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनजाति के रूप में बैगा जानी जाती है। क्लियर है? चलो, जनसंख्या देख लो। अब जनसंख्या 2011 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है हमारा, 89,744, 89,744, है ना, 89,744 जो पॉपुलेशन है वो किसका है, बैगा का है। इसमें पुरुष कितने हैं, 44,847, और महिलाएं कितनी हैं, 44,897, ठीक है। महिला फिर ज्यादा है, मैं पहले ही बोला था, जनजातियों में महिलाओं की संख्या आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और लिंगानुपात कितना है, 1001 का, और अबुझमाड़ियों में हम लोग लिंगानुपात कितना देखे, 1038 का, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 1001 का, तो दोनों हो गया। मैं हमेशा लिंगानुपात जो जनजातियों में वो सर्वाधिक है, और उसका कारण भी बताया हूं कि वो पूरे रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से उनमें महिलाओं का सम्मान ज्यादा है, भ्रूण हत्या नहीं होती, और बेटी को क्या माना जाता है, सर्वोपरि माना जाता है पितृसत्तात्मक, लेकिन माताओं का, बेटियों का बहुत सम्मान है जनजातियों में। साक्षरता दर इसमें कितनी है, उसमें 28 पॉइंट समथिंग कुछ था, और यहाँ पर कितना है, 32.17% कितना है इसका लिटरेसी रेट है, या इसकी साक्षरता दर है। पुरुषों में कितना है, 40.01, और महिलाओं में कितना है, 24.34, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रख ले रहना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहाँ पे? चलो आगे बढ़े, नोट कर रहे हो? हाँ, ये तो स्लाइड मिलेगा बेटा वैसे भी, है ना। चलो,
इनका रहन सहन कैसा है। अब मिलजुल के बात वहीं आती है कि आप लोग रहते कैसे हो ऐसा करके, है ना। हम जनजातियों के विषय में आम लोगों को यही धारणा है कि इन लोग आज भी जंगलों में रहते होंगे, पत्ते ढकते होंगे और कुछ ऐसी तरीके के खान पान, कंद मूल फल ऐसे टाइप वाला इनका वातावरण रहता है। लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा क्या है, सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं, तो हमारा रहन सहन कैसा है उसको देखना है अपने को। तो बैगा लोग कैसे देखते हैं, कितने बढ़िया सुंदर सुंदर घर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसी इमारत आपने कहीं नहीं देखी होगी, देखिए क्या नहीं। आप दुबई भी चले जाओ, आपको मिलेगा क्या ऐसा, नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वहाँ पे ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट होता है, रेत की खदानों में क्या निकाला जाता है, फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाता है, ठीक है, बुर्ज खलीफा। तो ये हमारे लिए बुर्ज खलीफा है यहाँ का, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे बैगा लोगों का मकान है, उनकी बस्तियाँ इसी तरीके के बसाहट में होती है। मैंने पहले भी बताया, भुजमाड़िया को भी जब हमने पढ़ा तो इनके बाउंड्रीज देखो, दिख रही है ना, सब व्यवस्थित रूप से लकड़ियों की कितनी सुंदर सी बाउंड्री बनी है, पत्थरों का प्रयोग करते हैं, ऐसे खंड 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 रखते हैं। आप बस्तर का भी जाओ ना तो हम हालांकि बैगा को पढ़ रहे हैं, लेकिन बस्तर में आप जाओगे ना तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं पत्थर के, उन पत्थरों को बड़ा सुंदर तरीके से जमाया जा गया रहता है और मिट्टी के गारे का हल्का सा लेपन कर दिया गया रहता है। वो बाड़ा जो बना रहता है ना, वो इतना सुंदर तरीके से बना होता है और इतना शानदार दिखता है ना कि आपके बड़े बड़े ना अच्छे अच्छे हाई प्रोफाइल घरों के ना या मॉडर्न घरों के ना आपकी बाउंड्रीज भी क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। इतने इतने मनमोहक और प्यारे लगते हैं वो एक्चुअल में आपको फीलिंग दिलाता है ग्रामीण परिवेश का। तो बैगा जनजाति के लोग जो है ना पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। गोंड और भूमिया के साथ भी ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि सामान्य जनजाति हैं एक साथ वाले, क्योंकि उन्हीं से क्या भूमिया और भूइया से अलग होके ही बैगा बनी है, ऐसा भी मानते हैं हम लोग। तो इसीलिए, और गोंड के साथ में इनका क्या है, आपसी तालमेल है, तो इसलिए गोंड और भूमिया आदि के साथ भी ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है। बैगा जनजाति पर्टिकुलर एकदम सेपरेट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। उनके साथ में कुछ दूसरी जनजातियों का भी क्या मिलता है, हमको थोड़ा सा संकेंद्रण मिलता है क्षेत्रों में, ठीक। निवास स्थान यानी घर कैसा होता है, इनके घर मिट्टी के बने होते हैं जिस पर घास फूस की खपरेल की छप्पर होती है। खप्पर खपरेल का बना होता है और फिर घास फूस वगैरह से पूरा उनका क्या बनता है, छत वगैरह बनता है। मिट्टी के मकान होते हैं सामान्यतः, किसके मकान होते हैं, मिट्टी के मकान होते हैं। दीवार की पुताई सफेद या पीली मिट्टी से की जाती है। पीली मिट्टी आप लोग समझते होंगे, है ना, जो अगर पुराने जो लोग होंगे उन लोग उसको छुई बोलते थे, जानते थे, छुई, है ना, छुई से लिपना ऐसा बोलते थे। तो दीवारों में उस तरीके की लिपाई की जाती है। घरों की फर्श महिलाएं गोबर और मिट्टी से लिपती हैं, ठीक है। तो घर ठंडा लगता है ना, तो पूरा जाओगे अपने गांव वगैरह के घर में जाओगे ना, तो आज भी वहाँ की जो फ्लोर है ना वो गोबर से लिपी हुई मिलती है, ठीक है। जो बढ़िया ठंडा सा रहता है, मनमोहक रहता है, बार बार लिपाई वगैरह होता रहता है, तो कीट मतलब कैसे कह सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह ऐसा वो हमारे प्रभाव में नहीं रहता है। नहीं तो आज की डेट में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, टाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आदिवासी की जिंदगियों से आज के शहरी समाज को जोड़ोगे ना तो उनकी जीवन शैली की ज़्यादा उन्नत है, हमसे ऐसा लगता है ना। क्योंकि आज हम लोग टाइल्स को 10 बार धो रहे हैं, वो कुछ हो जाएगा तो फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, कई तरीके का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम जानते हैं कि ग्रामीण जनजीवन में गोबर बहुत महत्व रखता है। पिछली सरकार ने तो हमको ये भी बता दिया कि उसको बेचते कैसे हैं, है ना। सारे युवकों के हाथ में गोबर था, ठीक है, नौकरी की जगह, अपन जान रहे हैं इस बात को। तो उस गोबर का किस तरीके से यूज होना है ना। गोबर से गुलाल तक बना, अच्छी चीज आई, गोबर से गुलाल तक बना, गोबर पेंट बना, है ना। गोबर बिक रहा था तो लोगों का कहना चाहिए कि इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रहा था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये पारंपरिक जीवन में भी हमारा क्या है, या हमारे जो कहना चाहिए कि दैनिक दिनचर्या का भी क्या है, वो अंग है। तो फर्शों की लिपाई भी लोग क्या करते थे, गोबर से करते हैं, ठीक है। बेसिकली जनजातियों में हम लोग इसको देखते हैं। अगला जो आता है हमारा क्या, वेशभूषा और आभूषण। तो देखो जिस तरीके की सामान्य वेशभूषा जो है बेगाओं की, पारंपरिक तौर तरीके से ये लोग क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। लुंगी को घुटने के ऊपर से पहनना, एक कुर्ता पहनना, फिर जो गले में एक कहना चाहिए कौड़ियों की माला जैसा पहनना, साथ में फिर महिलाएं भी रुपया माला वगैरह सब चीज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कैसा कैसा समझ लेना। पुरुष लंगोटी या पंछा पहनते हैं, ठीक। शरीर का ऊपरी भाग व पैर खुला रहता है। नव युवक बंडी पहनते हैं, एक बनियान जैसा रहता है ना, उसी को बोलते हैं। महिलाएं कमर से घुटने तक सफेद लुगरा को लपेट कर पहनते हैं, जिसे कपची के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, कपची, ठीक है। जो एक साइड से पहनते हैं ना उसको बोलते हैं, कपची के रूप में जाना जाता है। समझ में आया यहाँ तक,
ठीक है। गोदना, गोदना के विषय में पिछले क्लास में बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा गोदना क्या होता है और गोदना का परिवेश कैसे आया। ठीक है, तो ये गोदना की शैली है। इनके माथों पे देखो हल्के, बैगा जनजाति में अक्सर ये मिलता है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, माथे पे एक पट्टी के नुमा क्या करती हैं, गोदना बनवाती ही हैं। ठीक है, और बड़ा सुंदर सा वो लगता है वो, है ना, जैसे जैसे माथे पे एक जिस तरीके से वो गोदना गुदवाती है ना, जैसे इस महिला के उसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये माता राम के उसमें दिख रहा है कि जैसे कितनी सुंदर सी जो पट्टी बने हैं, तो इनके माथे पे ना अक्सर गोदना हमको दिखने को मिलता है। बैगा जनजाति विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है ना। प्रश्न पूछता भी है हमको, ये सबसे कहना चाहिए कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है ना, क्या पूछता है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, बैगा। ठीक है, इनकी मान्यता है कि यदि गोदना नहीं गुदवाए तो मृत्यु के पश्चात ईश्वर सब्बल से गोदेंगे। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, है ना। तो ये बैगाओं में भी क्या है, मान्यताएं हैं कि जब अगर अपने उस पर क्या नहीं करोगे, शरीर पे गोदना का नहीं गुदवाओगे, तो जब मृत्यु के बाद ईश्वर आपको सब्बल से गोदेगा, ऐसा मान्यता है। गोदना गोदने का काम बैगा जनजाति में बादी जाति की महिलाएं करती है। ठीक है, इसमें एक जाति समूह है जिसका नाम क्या है, बादी, है ना, क्या नाम है, बादी। ठीक है, तो एक जो बैगाओं में महिलाओं में सबसे ज्यादा जो गोदना जो गोदती हैं, है ना, या गोदना गोदने का काम जो महिलाएं करती हैं, वो कौन सी जाति की हैं, बादी जाति की महिलाएं हैं। इसको अंडरलाइन करके रख लो बुक में, या तो फिर नोट डाउन करके रख लो कि बैगाओं में बादी जाति की महिलाएं गोदना गोदने का क्या करती हैं, काम करती हैं। क्लियर है मेरे नवयुवकों, ऊर्जावान डिप्टी कलेक्टर हो, समझ में आया, आया ना। ऊर्जावान तो लगते ही नहीं हो तुम लोग किसी दिन, है ना, चाय वाय पियो, ऊर्जावान बनो, है नहीं। चलो, खाना और पीना। ठीक है, फिर बताया किस पे, खाना और पीना पे। एक होता है पीना और खाना, और ये होता है खाना और पीना। पीना खाना समझते हो ना, समझते हो नहीं समझते हो, पीना खाना। हाँ, तुम लोग तो ऐसे कोई तो नहीं है ना किसी का आचरण पीने खाने वाला, हाँ, रहना भी नहीं, अपन खाते पीते लोग हैं। ठीक, मुख्य भोजन क्या है, चावल, और फिर आया कोदो और कुटकी। ठीक है, इनका प्रमुख अनाज मानते हैं हम लोग। कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इस मोटे अनाज का सबसे ज्यादा पैदावार है और कांकेर सबसे ज्यादा है ना। तो पूरा देश भी जब कोदो कुटकी की बात करें तो कोदो कुटकी सब चीजों को संरक्षित करना, इसकी कहना चाहिए कि कृषि में और उसको फसलों उत्पादन में लाने वाले जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं सबसे ज्यादा मोटा अनाज को। तो कोदो कुटकी का भात, पेज, पेज जानते हो कि नहीं, कितने लोग ऐसे हो जो पेज नहीं जानते हो, जानता है, नहीं जानता पेज, कौन जानता है पेज, नहीं जानते आप, कौन कौन इधर और नहीं जानता है, कौन जानता है पेज के बारे में, बता भाई क्या होता है पेज, कैसे बनता है। तो मैं भी जान रहा हूँ चावल का बनाना तो मैं भी जान रहा हूँ, कोदो का भी बनता है पेज, ठीक है, मड़िया का भी बनता है पेज। ठीक है, तो पेज किसको बोलते हैं, वो उतना नया पुराना वाला बात नहीं है। कोदो कुटकी मड़िया चावल, उसका पेज बनता है, कैसे बनता है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसमें चावल उबला हुआ होता है। ठीक है, भात नहीं होता है, वो पूरा क्या रहता है, लिक्विड, जैसे बासी है ना एक तरीके का, तो लेकिन वो गर्म फॉर्म में बनता है, पूरा उसको पूरा पकाते हैं अच्छे से, हाँ, बिना पसाया हुआ, पूरा कंप्लीट पानी रहता है उसमें, है ना, उसको बोलते हैं पेज, और उसको डायरेक्ट पिया जाता है। बहुत बढ़िया है, गर्मी दिन में उसको अगर लो ना आहार के रूप में, बड़ा शानदार है, आपके शरीर में ना गर्मी के दिनों ना पानी की कमी भी नहीं होगी। ठीक है, जब कुछ अगर तबीयत खराब है, बुखार है, तो मेरा तो एक फेवरेट डिश में से एक है ये पेज। ठीक है, एक बासी और दूसरा पेज। ठीक है, जोरदार एकदम, और उसके साथ अचार हो जाए, आय हाय, ऐसा लग रहा होगा नहीं मन, है ना ये तो सर एकदम भरी दोपहरी में बुला के क्लास ले रहे हैं और फिर खाने पीने भी नहीं दे रहे हो, खाने पीने के बारे में बता रहे हैं, ऐसा बोल रहे होगे तुम लोग, है नहीं। तो ये पेज होता है। मक्के की रोटी, ठीक है, मक्का समझते हो ना, हाँ, उसकी रोटी बनाते हैं लोग। कंदमूल, फल, मांसाहार में मुर्गा, बकरा, मछली, जंगली खरगोश, जंगली खरगोश देखो ना, थोड़ा सा लाल लाल टाइप का रहता है, थोड़ा सा कम कूदता है वो, केकड़ा, और जंगली पक्षी, हिरण, और जंगली सुअर। सुअर इन लोग अच्छा पालते हैं, लेकिन ये ना इनके पशुपालन में ना सुअर इंपॉर्टेंस है। मैं इनके ना जो सुअर जहाँ पालते थे, छोटा सा ऐसा बाड़ा था ना, तो वहां पे फोटो खिंचा रहा था, अरे सर आप कहाँ खड़े हो, ऐसे बोल के बोले पिछले समय बच्चे लोग। ठीक है, मैं जानता हूँ कहाँ खड़ा हूँ,
है ना। क्या है सर, वो बोलते हैं यहाँ सुअर पालते हैं बेटा, ऐसा बताया। ठीक है, इसलिए फोटो खिंचा रहा था। वो फोटो भी होगी, मैं भेजूंगा, नहीं तो मेरा बताया ना इंस्टा पेज फॉलो करना, इंस्टा में जरूर दिखेगा वो, है ना। कोई किसी मस्त किसी गाने वाने के साथ, कि हल्का हल्का सा सुरूर है टाइप का वाला, है ना। अब स्टेटस तो ऐसे ही डालूंगा ना मैं, हाँ, तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जंगली सुअर, है ना, हिरण, है ना, केकड़ा, ये सब क्या है, इनका इंपॉर्टेंस है। सुअर का पालन जरूर करते हैं, ध्यान में रखना। सुअर पालन में क्या होता है, या सुकर पालन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें फायदा भी है। क्या, सुअर पालो और छोड़ दो, ज्यादा देख रेख करना नहीं पड़ता उसको, ना किसी बीमारी से जल्दी मरेगा ना कुछ होगा, और फायदा जबरदस्त। ठीक है, अरे इनकम रे, बड़ा होगा वो अच्छा बढ़ेगा तो सुअर खरीदते हैं ना, तो ज्यादा रेट में बिकता है। ठीक है, और उसको खाना चारा वारा के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। मुर्गी पालोगे तो ज्यादा खर्चा है ना। वो क्या बोलते हैं, बकरा पालोगे तो ज्यादा खर्चा, टेंशन होता है कि अगर बकरी कुछ उल्टा पुल्टा खा ली तो निपट जाएगी करके। सुअर कुछ भी खा ले, फर्क नहीं पड़ता, सीधा है ना। तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है, उसको अच्छे से पलता है वो। और कैसे रहता है तुम लोग तो जानते हो, है ना, आहा जिंदगी रहती है उसकी, है ना। चलो, इस जनजाति का पेय पदार्थ ताड़ी और सल्फी है, देखो, है ना। सीखो इन लोगों से कुछ। इनका तुम लोग आज के डेट में थोड़ा सा कुछ होता है, स्प्राइट, 7 अप, ये सब मांगते हो, ये लोग क्या मांगते हैं, ताड़ी और सल्फी। ठीक है, इनका मुख्य पेय पदार्थ है, क्या है, ताड़ी और सल्फी। ठीक है, तो आज से अपन लोग ताड़ी और सल्फी वाले लोग हैं, क्या हैं, ताड़ी और सल्फी वाले लोग हैं। तो जोर से बोलो, ताड़ी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये लोग महुए से स्वयं शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आस्वन विधि करके ना, वो साइंस में पढ़े होगे आप लोग, है ना। गैस उठता है, फिर धीरे ठंडा हो गया, ऐसे फिर इकट्ठा होता है, इस टाइप से बनता है। कैसे होता है, महुए से स्वयं शराब कैसे बनाते हैं, महुआ को थोड़ा सा सड़ाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। क्या कहते हैं, गर्म पानी में डाल के पूरा महुआ उबलता है। उसके ऊपर ना एक हंडी जैसा ना एक और वो पात्र रहता है, गंजी या हंडी जैसा, उसमें से ना एक साइड से एक नली निकली होती है, पाइप निकला होता है, वो किसी ना बर्तन में जाके टिका होता है। उसके जस्ट ऊपर एक और कनौजी या फिर ना घड़ा या गंजी जो भी बोलो, ऐसा एक पात्र और रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। क्या रहता है, पानी भरा रहता है। तो इधर से जो भाप उठ रहा है, वो भाप उठा, और ऊपर पानी जो रहता है वो भी गर्म होगा उस भाप से, तो गर्म पानी को निकाल के ना बार बार उसमें ठंडा पानी डालते रहते हैं। तो वो क्या होता है, वो भाप जो है ना पानी के रूप में, वो मतलब उसका जो क्या हो जाता है, भाप जो उठा है, अब वो क्या होगा, गैस जो है किसमें फॉर्म में आना चालू होगा, ठंडा होगा तो लिक्विड बनेगा। तो वो लिक्विड इधर टपक के ना जिस बर्तन में आता रहता है ना, उसके बाद जो लिक्विड बनता है ना, वो लिटिल लिटिल बनता है, वही महुआ का प्योर फॉर्म है फिर। ठीक है, और उसका दो चीज बोलते हैं महुआ में ना, महुआ की शराब तो बन गई, है ना, तो उसको महुआ की शराब बोलते ही बोलते हैं। लेकिन जो सबसे शुरू में जो निकलता है एकदम प्योर, सबसे शुरुआत का, पुराना नहीं हुआ है, 1 दिन 2 दिन पुराना नहीं हुआ है वो जो महुआ रहता है ना, उसको फुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल्ली। सुने हो नहीं सुने हो, गांव में जो रहा होगा वो लोग सुने जरूर होंगे, फुल्ली बोलते हैं उसको। ठीक है, फुल्ली लाना दादा ऐसा बोलते हैं। एकदम प्योर साफ पहला महुआ, हल्का हल्का शुरुआत के एकदम जल्दी नशा नहीं करता है वो, लेकिन हल्का हल्का बाद में रुमझुम रखता है, ऐसा पीने वाले लोग बताते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये सब सुन के आप मेरे तरफ बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते। ठीक है, मैं केवल बता रहा हूं, है ना। अब आप लोग को अनुभव बताना जरूरी है ना दूसरों का। ठीक है, ठीक। इसमें देखो कि इन लोग क्या है, ये जोंधरा हमारा, इधर मछली है, ये मछली पकड़ रहे हैं और ये मछली बेच रहा है हमारा भाई। ठीक है, इस तरीके से ये जोंधरा रे, भुट्टा लटका के रखते हैं ना, वैसे ही बांधते हैं और ऐसे लटका के रखते हैं उसको, जमीन में थोड़ी रखते हैं, इस तरीके से लटका लटका के रखते हैं उसको, बांध बांध के ऐसे घरों के छत में से बांध देते हैं। ऐसा वो मिट्टी का घर होता है, उसमें जो ऐसे बीच की लकड़ी गई रहती है उसको कांडा बोलते हैं, कांडा पाटी ऐसा बोलते हैं। तो उसमें उसको लटकाते हैं, बांधते हैं उसको। ठीक है, बस्तर में भी आओगे तो सब मिलेगा, उधर भी इस तरह के भुट्टे की बहुत सारी खेती होती है ना। मक्के की रोटी खा रहे हैं बोल रहे हैं ना, हाँ, तो ये सब, तो ये क्या है, बहुत होता है उस क्षेत्र में, इसीलिए तो कोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र लगाया गया है ना। छत्तीसगढ़ शासन ने डिक्लेयर किया ना, मक्का प्रसंस्करण केंद्र शुरुआत किया जाए करके। 4 साल हो गया, अब तक शुरुआत नहीं हो पाया। ठीक है, करेंगे, अब हम लोग आए हैं, करेंगे, जरूर होगा। चलो, ठीक है, तो आर्थिक जीवन में क्या कि बैगा जनजाति के लोग झूम कृषि करते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, झूम कृषि करते हैं, इसे जिसे बेवार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बेवार। ये ध्यान में रखना कि बेवार कृषि क्या है, ये पूछता भी है कभी कभी, तो ध्यान रखना झूम कृषि का कल्चर है। ये जो है ना, ये पहाड़ी को जिसको ऐसे थोड़ा 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 छिल छिल के क्या कर रहे हैं, इस पे खेती कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, झूम कृषि का कल्चर है। ठीक है, इसके बाद इन लोगों की मान्यता यह है कि हल चलाने से धरती माता को कष्ट होता है, इस कारण से ये झूम कृषि करते हैं। देख रहे हो, हल नहीं चला रहे हैं, है ना, क्या नहीं चला रहे, हल नहीं चला, ये इसको पहाड़ को या इसको क्षेत्र को क्या करेंगे, ऐसा ऐसा वो बनाएंगे सीढ़ी टाइप का, ऐसा, इसको झूम कृषि बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में आया? चलो ठीक है, इसको जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे। इनका व्यवसाय क्या है, ये लोग बांस के सामान भी बनाते हैं, इधर इमेज डला हुआ है। बैगा लोग बांस से सूपा, टोकनी, सूपत जानते हो ना, वैसे बहुत आधुनिक व्यक्ति जो सूपा नहीं जानता होगा, सब जानते हो ना, हाँ चलो, सूपा, टोकनी, झाड़ू, ये बनाकर स्थानीय हाट बाजारों में विक्रय करते हैं। जनजातियों के जीवन में हाट बाजार का बहुत ज्यादा महत्व है, ध्यान में रखना, मैं पहले भी बताया और अब भी फिर बता रहा हूं। इनके जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है ना, इन्हीं सभी चीजों पर आधारित है। हम हाट बाजार, जैसे आप लोग शहर में हैं, मैं शहर में जब मैं भी आया तब मैं देखा कि यहाँ जो बाजार वगैरह लगते हैं, सब्जी मार्केट वगैरह लगता है, किसी वनडे का जो एक दिन का रहता है, वो पर्टिकुलर क्या होता है, शाम वाम को लगता है। ठीक है, लेकिन जो हम ग्रामीण अंचलों में जाएंगे या जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां जो हाट बाजार है वो दिन को लगता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं, है ना। एक ना बहुत अच्छी किताब थी, उनका रिसर्च भी है, शांति यदु जी का, उनकी किताब का नाम था मुरिया नारी। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई थी, वो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिसर्च के दौरान उसको पढ़ा था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि स्त्री और पुरुष दोनों बाजार जाते हैं, या स्त्री ही अधिकतर समय पर बाजार या हाट बाजार करने को जाती है। अगर उसको आने में देर हो गई घर, तो वहां का जो पुरुष है ना, उसको ना, उस स्त्री को ना देर से आने का कारण कभी नहीं पूछता। क्या नहीं पूछता? देर से आने का कारण नहीं पूछता। दोनों बढ़िया भोजन वोजन बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा लिटिल लिटिल लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। हाँ, उनके दैनिक दिनचर्या का अंग है वो। ठीक है, क्योंकि उनको दिन भर थका है ना। अब वो बीच का वो रील्स बहुत फेमस हुआ था, उसको नहीं देखे थे क्या तुम लोग, है ना, कवासी लखमा का, है ना, क्या बोला था वो कि सही बोला, उस बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये किसान आदमी, ये कम दिन भर कमा के आएगा, रात को थोड़ा सा नहीं लेगा, मर नहीं जाएगा? ठीक है, तो वो उन लोग क्या है, उसको अपने हाथ पैर के दर्द या थकान मिटाने के लिए थोड़ा सा उन लोग लेते ही है, इसलिए महुआ घर में बना के रखते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी शराब की दुकानें बार बार का क्या नहीं रहता, लाइसेंस नहीं मिलता। कारण क्या है कि वहां के आदिवासियों को 10 से 15 लीटर महीने में बनाने की अनुमति होती है। ये उनको जायज है कि आप उतना बना सकते हो, लेकिन हाँ, उसका बिक्री नहीं कर सकते हो ना, आप अपने प्रयोग के लिए बना सकते हो, है ना, उसकी बिक्री या अवैध व्यापार उसका नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते देखा गया तो आप पर कार्रवाई होगी, ये है वहां पर नियम में। ठीक है, इसलिए बस्तर जाओ तो फिर आपको यही कल्चर ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हाट बाजार का रीजन क्या है, क्योंकि अब कहीं दूर गांव है, गाड़ी जाती है तो ठीक है, नहीं तो पैदल 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 निकल जाते हैं बेचारे। अब महिलाएं कई सामान को भी लाना है, सिर में बोह के, चाहे बांस की टोकरी लाना हो, कुछ अनाज वहां से या महुआ लाना हो, कुछ दूसरे सामान लाने हो, ठीक है, इमली ले जाना हो, चावल ले जाना हो, तो कुछ भी अपना सिर पे बोह के वो निकल जाते हैं अपने रास्ते, मदमस्त जिंदगी। ठीक है, बैगा लोगों को वन औषधि का अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, इन लोग सांप का जहर तक उतारते हैं। मेरे एक दोस्त है, मित्र है, डॉक्टर गजेंद्र साहू करके, है ना, उसने बैगा पे काम किया है सबसे ज्यादा। तो बैगा जनजातियों पे उसने जो मंत्र वगैरह कुछ कुछ बताया ना, तो उसके रिसर्च में लिखा हुआ है। मुझे आके बताता था वो लोग किस तरीके खान पान वगैरह सब क्या है, वो रिसर्च में जाता ही था उनके यहाँ। मैं किसी दिन जरूरत होगा तो मैं बुलाऊंगा भी उसको। तो उन्होंने क्या किया है, वो बताया कि इनको सांप का जहर भी कैसे उतारना है ना, उसकी भी इनको कला मालूम है, उतार देते हैं इन लोग। बैगा जनजाति की अपनी क्या है, पारंपरागत क्या होती है, कला होती है इनकी। मतलब ये कहना चाहिए कि इनको वो जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जो आता रहता है ना, वो उनको पता रहता है कि कैसे करते हैं, और हर पीढ़ी को बता के जाती है पहली वाली पीढ़ी। ये तब वो जीवित है ना, तब उनकी मूल चीजें क्या है, जीवंत है, इसीलिए वो आइडेंटिफाइड है ना। यह कहना चाहिए कि उनकी मूल पहचान यही है। मैं पहले ही बोला हूं कि अगर जनजातीय के विषय में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी मूल पहचान किसी ना किसी चीज से जानी जानी चाहिए, है ना, पहचानी जानी चाहिए और साथ साथ। ठीक है, तो ये बैगा इसीलिए जाने जाते हैं।
ठीक है, उनको वन औषधि का क्या होता है, अच्छा ज्ञान होता है। ये ओझा का कार्य भी करते हैं। ओझा मतलब क्या होता है, जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ओझा कहलाता है। आज भी ग्रामीण अंचलों में जो ज्वाइंटिस हम लोग बोलते हैं ना, पीलिया आदि हो जाता है, तो पीलिया आदि के लिए एलोपैथिक दवाइयां लेने से ज्यादा जो है ना, वो क्या किया जाता है, ऐसे बैगा ओझा ऐसे लोगों के पास में जाया जाता है, तो जो झाड़ फूक से पीलिया को झड़ाते हैं, दूर करते हैं, करने वाले को। ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए तू है ना, तो आप अगर झाड़ फूक करोगे तो आपको ओझा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओझा। ओझा का कार्य करता है, जो झाड़ फूक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ओझा कहलाता है। ये बैगा जनजातियों में ही ओझा का क्या है, कल्चर है बेसिकली। ठीक है, इसको बाद में दूसरे तरफ से अलग चीज है, जैसे हम लोग उसको सिरहा बोले, बड्डे बोले, भगत बोले, गायता बोले, ये कल्चर अलग आता है फिर उसको। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। तो बैगा जनजाति की मूल विशेषता यही है कि उनको वन औषधियों का ज्ञान है और वो झाड़ फूक का कार्य भी करते हैं। ठीक है, इसी को लोग क्या मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। तो ईसाई मिशनरी जिन्होंने चिल्फी और डिंडोरी आदि क्षेत्र पे उनके बाहर कैंप लगाना प्रारंभ किया कि आपको ये बीमारी से दूर होने के लिए आपको अंग्रेजी चिकित्सा या फिर जो आज की एलोपैथिक चिकित्सा की ओर आना चाहिए करके, इन्होंने अपने पारंपरिक चिकित्सा को ज्यादा महत्व दिया है, तभी ये जीवित है। ठीक है, अब वनोपज संग्रहण और शिकार देखिए, ये कैसे शिकार कर रहे हैं। अब इधर से जंगली सुअर मार रहा होगा, मैं एकदम श्योर हूँ। बाहुबली में देखे हो ना, कैसे जंगली सुअर मारते हैं, है ना, तो वैसे ही है ना। ये मछली पकड़ने का क्या है, ये झांपी टाइप का रहता है ऐसा, उसको डालते हैं और इसी के मुहाने पे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसी रास्ते से निकलते हैं पूरी मछलियां पूरा। ठीक, ये यहाँ पर क्या है, आपके अन्न कूटने की क्या है, ये ढेकी टाइप का रहता है, ये ढेकी, कुछ ढेकी ही बोलते हैं इसको। तो इधर क्या होता है, पैडल जैसा रहता है, ये ऐसा क्या है, आपका खूटा हो गया है, ये आपका एक साइड क्या है, ऐसा वो लगा रहता है कुटनी जैसा। इधर से एक महिला क्या करती है, इसको चलाती है। यहाँ पे चाहे इसको आटा पीसना, सॉरी अनाज पीसना हो या चावल कूटना हो, धान कूटना हो, है ना, तो ये सब काम यहीं पे हो जाता है आसानी से। और दूसरा क्या होता है, घर के फर्शों में इस तरीके गड्ढा करके रखते हैं और एक बड़ा सा मूसल रहता है, कुछ मसाला पीसना है, धान कूटना है, जो भी ऐसे काम करने हैं घर के, तो उसको पकड़ के ऐसे कूटते हैं और नीचे गड्ढे में कुटाता रहता है पूरा आराम से इस तरीके। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलता है, बैगा जनजाति में भी ये है, आपको माड़िया मुरिया में भी मिलेगा, गोणों के घर में भी ये मिलता है। तो बस्तर के अंचल में बहुत है ये, ऐसा कई घरों में ऐसा मिल जाएगा इस तरीके का। ये बहुत बढ़िया बना रहता है, ऐसा आराम से एक कोने में किसी घर में बना के रखे रहते हैं, उसको पैर से चलाते हैं। तो ये इधर एक उठाएंगे तो इधर इधर क्या वेट ज्यादा होता है और इधर वेट कम होता है, तो इसको आराम से पैडल की तरह चलाते हैं उसको। समझ में आया, चलिए, है ना। तो ये वनोपज एकत्रित करना, शिकार करना इत्यादि कार्य करते हैं और विशेष प्रकार के फंदे से पक्षियों को पकड़ते हैं। ठीक है, फंदा डालते हैं इन लोग, है ना, अलग अलग जाला वाला टाइप का या जो नेट होता है ना, उससे इन लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और पक्षियों को पकड़ते हैं। पड़की सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, वो आसानी से मिल जाता है। अब सामाजिक जीवन में क्या क्या है, यह जनजाति पितृवंशीय या पितृ सत्तात्मक है। फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी की ओर अपन लोग बढ़े, है ना, किसकी ओर बढ़े, पैट्रियार्कल सोसाइटी को, जिसमें पितृ प्रधान है ना। पूरा भारत भी वैसे पुरुष प्रधान समाज वाला देश है, जनजातियों में भी वो प्रभाव है। इसलिए हम बोलते हैं कि जनजातीय समाज जो है वो पितृ सत्तात्मक समाज की अवधारणा को ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह जनजाति अंतः विवाही उपजातियों में बटी हुई है, मतलब इसी में ही अलग अलग छोटी जातियां बटी है अंतः विवाही, जो आपस में ही क्या करेंगे, वैवाहिक समुदाय बनाती हैं या वैवाहिक रिश्ते रहते हैं, इससे बाहर विवाह नहीं होगा। ठीक है, इससे या इस समाज से या गोत्र से क्या नहीं होगा, मतलब गोत्र कहता हूं, इनके जो अंतः विवाही समुदाय है उससे बाहर समुदाय से जाकर क्या नहीं करना पड़ेगा, इनको विवाह नहीं करना है। और ऐसा करते हैं तो सामाजिक रूप संगठन जो क्या करेगा, इनको दंडित भी करेगा। अब कैसे होगा, बैगा की प्रमुख उपजातियां कौन कौन सी, जैसे बिंझवार है, कौन सी है, बिंझवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, नाहर भैना है, काड़ भैना, राम भैना, दूध भैना, गोंड भैना, सावत बैगा, कुरका बैगा, इतना प्रमुख है। इसको याद कर लेना, कौन कौन सा, एक बार बोलो साथ में, बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर भैना, काड़ भैना, राम भैना, दूध भैना, गोंड भैना, सावत बैगा और कुरका बैगा। ये क्या है, प्रमुख उपजातियां हैं इसकी, जो इसके साथ में अंतः विवाही क्या करेंगे, समुदाय बनाएंगे। ठीक है, जैसे बिंझवार नरोतियस कर लिया, भरोतिया नरोतियस कर लिया, इस टाइप का ये क्या बनेगा, एक समुदाय बनेगा, जिनके बीच में आपस में क्या होगा,
बेटी रोटी का लेन देन होगा। ठीक है, ये लोग गोत्र को गोती कहते हैं। क्या कहते हैं? गोती। ठीक है, जैसे हमारा मेरा गोत्र है या कुछ किसी और का गोत्र है, तो गोत्र वर्ड के को यूज ना करके ये लोग क्या कहते हैं उसको? गोती वर्ड, है ना, जैसे क्या गोती है आपका, ऐसा वर्ड यूज करते हैं उसको। क्लियर है? समझ में आया? इस तरीके से आपस में इनका क्या बनता है, सामाजिक जीवन का अपना राजपाट और बेटी रोटी के लेन देन की हिसाब किताब बनते हैं। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये अच्छे से याद करना, आजकल इसी तरीके के प्रश्नों को पूछता है कि निम्नांकित में से कौन बैगा की उपजातियां है या नहीं है। ठीक है, जो है बोलेगा तो उनमें से 3 जो होंगे वो रॉन्ग होंगे, और नहीं है बोलेगा तो उनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। जन्म संस्कार, मैं बार बार फिर बता रहा हूं कि जनजातियों में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार का ही इंपॉर्टेंस है। तो जन्म संस्कार में क्या, प्रसव घर में ही स्थानीय सुनमाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाई। तो समाज में ही या जो जिन जगहों पे ये रहते हैं, इस इनकी जनजातियों में जो सबसे बड़ी होगी, बुजुर्ग होगी, जो दाई जो प्रसव कराने में प्रमुख होती है, उसको क्या बोलते हैं? सुनमाई बोलते हैं। ये सबसे क्या होती है? बुजुर्ग महिला होती है ना, वो प्रसव कराने के मतलब जिसको एक्सपीरियंस होता है। कई जगह पे आप ध्यान में रखना कि कई बार के ऐसे केसेस होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में या फिर जो दाई वाई जिनको हम लोग बोलते हैं, वो इतनी एक्सपर्ट रहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवा देती हैं। कैसे होगा उसको? कई ऐसे एक्सपर्ट मैं देखा सुना हूँ अपने दौरान। ठीक है, जो रिसर्च करा था, सुनता था कि ये दाई का हाथ एकदम अच्छा है, ऐसा करके ऐसे बोलते हैं गाँव में। छठे दिन यानी जन्म के क्या होता है, छठे दिन क्या मनाया जाता है? छठी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छठी। अब छठी तो जानते हो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ और नवजात शिशु को नहलाकर कुल देवी देवता को प्रणाम कराते हैं। ठीक है, अब देखो, अपने पेन पुरखाओं को अपने देवी देवताओं के बीच में उपस्थिति करा के उसके अच्छे और सुरक्षित जीवन की कामना करना क्या होता है, हर जनजाति समुदाय का प्रमुख कार्य है। जब ऐसा नया चीज होता है, नया सदस्य आया है हमारे घर में, तो उसको कुल देवी देवता से मिलाते हैं। ठीक है, सामान्य संस्कार है सभी लोगों की, मतलब जनजातीय समुदाय की ही बात नहीं है, लेकिन ये सीख यहाँ पे क्या है, विद्यमान है। ठीक है, इनके अपने मूल लक्षण, मूल विशेषताओं में ये भी क्या है, शामिल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये देखो, है ना, ये छोटा सा बाबू झांक रहा है यहाँ से। संस्कार 13 फोटो लग रहा था। ठीक है, विवाह संस्कार में अब विवाह सामान्यतः जो उम्र होती है 14 से 18 वर्ष होती है ना, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। युवतियों का 13 से 16 वर्ष। ठीक, विवाह प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से ले जाया जाता है। किसकी ओर से? वर पक्ष। जबकि आबूज माड़ में हम लोग ये देखे हैं कि लड़की जो है वो लड़के के घर बारात लेकर जाती है। ठीक है, मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच में आपस में विवाह हो जाता है। हम लोग पहले ही बताएं कि मामा की लड़की हुई मतलब हम पर हमारा पहला अधिकार है। ठीक है, बाकी दुनिया जाए डैश डैश। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को खर्ची, वधु धन, अबूझ माड़िया जो हम लोग देखे उसमें वधु मूल्य को क्या बोला गया? सुख बोला गया। यहाँ पे क्या बोले हैं? खर्ची। तो अबूझ माड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा गया है? सुख बोला गया है। और बैगा में क्या बोला गया है? खर्ची बोला गया है। याद रहेगा? ठीक है, के रूप में चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़ और कुछ नगद रुपए रकम में दिया जाता है। ठीक है, किताब वाले लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बताया हूं तुमको, क्योंकि इन लोग एक मुर्गा उर्गा जरूर देते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ना वो। ठीक है, मुर्गा नहीं देना तो मतलब समझ रहे हो बात को, फीलिंग्स समझो मेरी, है ना, बोल नहीं रहा हूँ तो। अरे भाई थोड़ा सा तो पार्टी वार्टी करेंगे ही ना, तो देते ही हैं उसको। ठीक है, तो इतना ये जरूरी है, ये मेन नेंग की क्या है, वस्तुएं हैं, मेन रस्म की। चावल, दाल, हल्दी, तेल, गुड़ और नगद। ठीक है, इसमें मिर्च कहीं नहीं दिख रहा होगा, पहले ही पढ़ाया और इसमें भी पढ़ाया। ठीक है, मिर्च को संपत्ति मानी जाती है, इसलिए नहीं देते हैं। हाँ, नहीं देते उसको, समझ में आया? हाँ, तो ये क्या है, सिर्फ मूल्य चुका रहे हैं, किसका? वधु का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऐसी शादी ब्याह होता है, देखो ऐसा। ठीक है, और जिसको और देखना होगा ना अच्छी से, आदिवासी शादी होगी ना, तो फिर सुकेश और मेरी शादी में आ जाना। सीरियसली, है ना, देखो तेल हल्दी वगैरह मड़वा बनाए हैं, ये तेल हल्दी वाला है, डांस कर रहे हैं ऐसा करके। किसी को तेल हल्दी वाला गाना वाना नहीं आता है क्या? है, चलो जब अपन विवाह गीत पढ़ेंगे ना, उस दौरान फिर एक गीत गा गा के पढ़ेंगे।
ठीक है सब लोग, तो कोई ढोलक टिमकी विमकी मांदर वांदर भी ले आना ना, बस अपन रंगारंग कार्यक्रम करेंगे उसमें। विवाह की रस्म बुजुर्गों की देखरेख में संपन्न होता है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि बुजुर्गों की देखरेख में होगा ना, कोई नया नवेला थोड़ी बता पाएगा क्या क्या करना है करके। सही है क्या? अभी मान लीजिए मेरे कोई बोलेंगे कि तू अपनी शादी कर ले ऐसा करके, तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, सीधी बात, मेरे को रस्म ही नहीं याद है, होगा क्या? नहीं। कैसे कैसे होता है सब तो बुजुर्ग ही बताएंगे ना, अनुभवी लोग। तो इसलिए बुजुर्गों की देखरेख में ही क्या होता है, विवाह संस्कार पूर्ण होता है। ये लोग मुख्यतः पैठुल विवाह करते हैं, जिसको घुसपैठ बोलते हैं। ठीक है, घुसपैठ का मतलब उरी अटैक मत समझ लेना। ठीक है, पैठुल विवाह मतलब लड़की लड़के के घर चले जाती है। ठीक है, अब उसको वो हो गया मतलब हाँ कि मैं इसी से शादी करूंगा। अब लड़की लोग तो ऐसी हटी होती है ना, मतलब भाग गया तो भाग गया, ऐसा वाला। सही गलत? हाँ बोलो ना रे। हाँ तो अच्छा लगता है ना मेरी बात में हाँ में हाँ मिला रहे वैसे तो। ठीक है, तो पैठुल विवाह। फिर लमसेना विवाह। तो लमसेना विवाह तो आजकल हम लोग को थोड़ा सा नहीं, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। ठीक है, तो लमसेना समझते हो, सेवा विवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेवा। इसको ही घर जमाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, घर जमाई। ठीक है, अब तक नहीं आ रहा था समझ में, है ना? लमसेना बोले होता। ठीक है, तो क्या कहते हैं ला? घर जमाई। ठीक है, सेवा विवाह। तो सेवा विवाह क्या मतलब, वो वधु मूल्य नहीं चुका रहा है। ठीक है, तो लड़की के घर में क्या करेगा? सेवा देगा। ठीक है, और वो अगर वो मूवी देखे हो तुम लोग, कौन सी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, है ना? तो उसको 1 लाख रुपए लाने की शर्त रखता है। देखे हो नहीं कादर खान, वैसी टाइप का समझ लो। घर जमाई तो बहुत अच्छे से समझते होगे, है ना? और नहीं होगा तो फिर ऐसी 2-4 मूवी देख लेना पुरानी, बॉलीवुड में इस तरीके का जरूर दिखाता है। तो लमसेना विवाह कहा जाता है इसको। और लमसेना परंपरा जो है ना बहुत फेमस भी है छत्तीसगढ़ के अंचलों में। उसके बाद आता है सह पलायन विवाह, साथ में निकल लेते हैं। ठीक है, भाग के। ठीक है, गुरावट विवाह और खोड़नी विवाह। यानी खोड़नी विवाह को क्या कहा जाता है? पुनर्विवाह कहा जाता है। क्या जाता है? पुनर्विवाह। ठीक है, चल। मृत्यु संस्कार मस्ट इंपॉर्टेंट है। मृतकों को दफनाया जाता है और तीसरे दिन पुरुष सिर दाढ़ी और मूछ कटवाते हैं। ठीक है, बाल मुड़वाना। ठीक है, दाढ़ी, है ना, मूछ, ये सब। तथा 10वें दिन 10 कर्म, जिसको हम लोग 10 गात्र भी बोलते हैं, जिसमें मृतक की आत्मा की पूजा कर मृत्यु भोज कराया जाता है। ठीक है, ये बैगांव में एक प्रचलन है। ठीक है, गोंड में थोड़ा सा और भी अलग कल्चर है, बाजार बाजार निकालने की परंपरा है। उसमें एक कलश को लेके फिर वहां भी जाते हैं, नदियों के घाट वाट के किनारे भी जाते हैं। वहां पहला जो जीव दिखता है, चाहे मछली वछली कुछ भी दिखा है, तो मेंढक वेंढक उठा के कलश में डाल देते हैं। जनरली मछली को पकड़ के डालते हैं। उसको बोलते हैं जीव पकड़ना बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट में हम लोग जब गुण पढ़ेंगे, गुण जनजाति, तो उसमें बताऊंगा। जीव पकड़ना बोलते हैं। जीव पकड़ने का मतलब क्या है कि हमने अपने पेन पुरखों की आत्मा को अपने कुंडा में मिला लिया। अब फिर आ गया टोंडा, मंडा और कुंडा। यहाँ पे क्या किया गया? दफनाया गया बैगांव में, है ना? उसके बाद पुरुषों ने अपनी दाढ़ी सिर मूछ क्या किए? मुड़वाए हैं। और 10वें दिन क्या करते हैं? 10 कर्म या 10 गात्र करते हैं। और उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं? पूजा करके मृत्यु भोज देते हैं। समझ आया? क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़ू तो देखो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, घेरा बना के दफनाया जा रहा है। ये उसका मठ है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या लगाए जाते हैं? पेड़, वो खंबे टाइप के ऐसे लगाए जाते हैं, ताकि उनकी कहना चाहिए कि स्मृति में, ऐसा करके एक स्मृति स्मारक के रूप में ऐसा लगाते हैं बैगा लोग। ठीक है, ये इनकी पंचायत है, जाति पंचायत। परंपरागत जाति पंचायत होती है इनकी। और इनकी पंचायत में कौन कौन होते हैं? एक मुकद्दम, दीवान, सम्रत और चपरासी, है ना, आदि ऐसे पदाधिकारी। मुकद्दम मतलब मुखिया। ठीक है, एक वर्ड जो मुगलों के समय से चला आया है, मुकद्दम। इसी टर्म को अभी भी यूज किया जाता है। और इसी तरीके का कुछ टर्म, जैसे गांव के मुखिया उखिया ने, गोंड जनजाति में इसी को मुड़ा बोलते हैं, मुड़ादार ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुकद्दम। एक होता है दीवान, जैसे जो खजांची या कोषाध्यक्ष होता है उस तरीके से दीवान। सम्रत जो गांव को का जैसे सचिव होता है ना, उस टाइप का। और उसके बाद क्या? चपरासी। तो एक चपरासी सामाजिक पंचायत के लिए बहुत जरूरी है, तो सूचना करेगा सब चीजों को। ठीक, इसमें क्या क्या होता है? जो पैठू आ गए, है ना, तो पैठू आ गए, तो पैठू कैसे आ गए हो, है ना, उस बात का समाधान। अब पैठू आ गए मतलब उस लड़की से विवाह करवाना इच्छा ये नहीं होता है, उसका समाधान पंचायत में होता है कि चल चल भाई वो नोनी है पैठू चल दे है। तो ओकर समाधान कैसे? एकर से बनथे कि नहीं बने, है ना? अभी लइका लइका मन नादानी में चल देन है।
ठीक है। लेकिन अगर भाई होते, बहनी होते, गोत्र सेम है, का है, ये वाला थोड़ा सा जो कल्चर है ना, ऐसे पंचायत में बैठ के चर्चा होते। चल भाई, फिर अगर उनके बीच में रिश्ता नहीं हो रहा है, दोनों परिवार आपस में सामंजस्य बना रहे हैं, तो समझाते हैं लड़के लड़कियों को, ठीक है, कि जो लड़कियां पैठू चल दे रहती हैं कि नहीं नोनी तोर साथ में नहीं बने एक तेगर से तोर पैठू नहीं जा सकस, और फिर भी वो गलती करके शादी वादी कर डाले हम लोग, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, दंड लेते हैं, सामाजिक दंड लेते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें एक फिर चोरी विवाह होता है, तलाक, वैवाहिक विवाह, ठीक है, अनैतिक संबंध आदि का निपटारा इस पंचायत में सामाजिक तौर पर किया जाता है। उनमें नियम बनाए जाते हैं, हर जाति के क्या होते हैं, अपनी सामाजिक ढांचे होते हैं, उसके सामाजिक नियम होते हैं। अगर ये बच्चे जो हैं या विवाह जो होगा, लड़का लड़की जो भी है अदर कास्ट में अगर मैरिज कर लेते हैं तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, ठीक है। लड़का अगर किसी दूसरे समाज की लड़की को ले आता है तो क्या कार्रवाई होगी। तो ये सब तमाम चीजों की सामाजिक व्यवस्था इनकी सामाजिक पंचायत में क्या होती है, तय होती है, और आपस में इसी तरीके से बैठते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, इनकी राय मशवरी होती है, कौन कौन इस बात से सहमत है, ऐसे करके तो उसको सहमति प्रस्ताव के साथ में होता है सारा चीज, ठीक है। इस निर्णय से सभी सहमत हैं कि नहीं सहमत है, 5 आदमी भी खड़े होकर बोलते हैं कि हम सहमत नहीं है ना, तो फिर से कार्रवाई होगी, फिर से निर्णय के पे विचार किया जाएगा क्या करना चाहिए ऐसा करके। लेकिन सामाजिक पंचायत का मूल उद्देश्य यही है कि समाज का मूल ढांचा बना रहे, ठीक है, समझ में आया। अगला आता है आपका धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। अब ये लोग किस देवी देवता को मानते हैं, ठीक है। तो सबसे इनका आराध्य देव जो है उसको बूढ़ा देव कहा जाता है। कौन है, बूढ़ा देव। तो बैगांव का आराध्य और प्रमुख कौन है, बूढ़ा देव है। ऐसा इनका ऐसा मानना है कि इनके देवता बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, साल वृक्ष की। बूढ़ा देव कहाँ निवास करता है मानते हैं ये, साल के वृक्ष में, ठीक है। साल वृक्ष जानते हो सभी लोग, है ना, साल का पेड़ है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त ये किसको किसको मानते हैं, ठाकुर देव। जैसे मैं बताया गांव की व्यवस्थाओं में ठाकुर देव जरूर होगा, तो क्या है वो ठाकुर देव, भूमि की रक्षा करने वाला। कौन है, भूमि की रक्षा करने वाला। तथा दूल्हा देव, दूल्हा देव जो होता है ना, बेसिकली जैसे वो स्टेचू देखे होगे हाथी वगैरह का, हाथी का स्टेचू देखे हो ना, जैसे अंगार मोती होती जाओगे या राजा राव वगैरह जाओगे तो वहां पे ना हाथी बना हुआ एक स्टेचू रहता है, मूर्ति रहती है जिसपे पूजा वूजा करते रहते हैं। तो वो जो है जनरली ना उसको दूल्हा देव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दूल्हा देव और गणेश की क्या की जाती है, हिंदू देवता गणेश और जनजातियों में दूल्हा देव, ऐसे दोनों का समीकरण बैठाया जाता है ऐसा। तो इसको क्या माना जाता है, बीमारियों से रक्षा करने वाला। फिर नारायण देव, भीमसेन, धरती माता, ठकुराइन माई, बाघ देव, बूढ़ी माई, ये सब इनके क्या है, इनको माना जाता है, इनके क्या है, देवी देवता है ना। हम इसको फिर भी क्या करेंगे बाद में अलग से, जो देवी देवता है ना सबको अलग से पढ़ेंगे भी। तंत्र मंत्र करने वाले, भूत प्रेत भगाने वाले और भूमिका को कहते हैं। जैसे गायता है और भगत जो हम लोग पढ़े थे ना, जो ओझा जो पढ़े हैं, तो जो तंत्र मंत्र करता है और जो भूत प्रेत भगाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, आखिरी भूमिका, याद रहेगा। चलो जिस दिन किसी को भूत भगाना होगा तो बता देना, ठीक। कौन कौन सा पर्व मनाते हैं, तो ये लोग हरेली मनाते हैं, पोला मनाते हैं, मेन नवाखाई है, दशहरा है, दिवाली है, कर्मा पूजा है, होली, इतना त्योहार ये लोग मनाते हैं, ठीक है। इनके पारंपरिक 30 त्योहार देखो किस तरीके से चल रहा है। लोकगीत में क्या क्या गाते हैं, कर्मा, ददरिया, सुआ, फाग गीत, माता सेवा गीत, है ना, और विवाह गीत, ठीक है। इतने लोकगीत इनके हैं। लोक नृत्य में क्या क्या, कर्मा, बिल्मा, ठीक है। ये बिल्मा विवाह कब किया जाता है, विवाह में किया जाता है। लोक नृत्य देखेंगे तो उस समय और पढ़ेंगे इसको। सैला, परघौनी विवाह में होता है। दशहरा, फाग को बेसिकली होली में करते हैं हम लोग। बैगा झरपट, तो बैगा झरपट जो होता है जो नृत्य वो दशहरा में करते हैं लोग। फिर छेरता बोलते हैं, ठीक है। छेरता में नकटा नकटी का नृत्य होता है, बेसिकली इसको नकटा नकटी नृत्य भी बोलते हैं। फिर घोड़ा पैठाई एक नृत्य होता है जो कौन करता है, बैगा लोग करते हैं, ठीक है। तो इनका लोक नृत्य है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये पूरा आपको स्लाइड में मिलेगा तो इसको याद रख के चलना है। ये पूछता जरूर है कि छेरता नृत्य कौन करते हैं, कौन सी जनजाति करती है, ऐसा कर, ठीक है। चलो इनके जो वाद्य यंत्र हैं, मांदर, ढोल, टिमकी, नगाड़ा, किन्नरी, टिस्की आदि, ठीक है, दिख रहा है ना, मांदर, नगाड़ा, टिमकी, टिस्की, ये सब है ना। तो ये क्या है आपका वाद्य यंत्र। इस तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग कौन करते हैं, बैगा करते हैं, ठीक है, समझ में आया।
तो ये बैगा जनजाति भी यहाँ पे क्या होता है आपका खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा कि बैगा जनजाति की भी विशेषताएं कैसी है, कौन कौन सा उनका किन किन क्षेत्रों पे संकेंद्रण है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, व्यवसाय कैसा होता है उनका, और उसके साथ साथ में उनका पारंपरिक सांस्कृतिक जीवन भी कैसा है। समझ में आया? तो अगला जो क्लास होगा उसमें हम बाकी जो अब इसके बाद जो बिरहोर है, पहाड़ी कोरवा है और कमार, ये तो तीन जो पिछड़ी जनजाति और बची है, और छत्तीसगढ़ की पंडो और भुंजिया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।